हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है, यानी कि पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन होता है और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है स्टाइल में से। अब पॉलन ट्यूब की जब ग्रोथ हो रही होती है तो उसका हम कुछ एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये पॉलन ग्रेन था, इसमें से पॉलन ट्यूब निकलती थी और यहाँ नीचे तक मूव करती थी। और हमने देखे थे कि जो पॉलन ट्यूब है अलग अलग तरीके से एंटर कर सकती है ओव्यूल के अंदर। तो हम मान रहे हैं कि ये सबसे कॉमन वाला है जिसमें ये एंटर कर रही है माइक्रोपाइल के थ्रू। तो यहाँ पर दो सिनर्जिड्स होते हैं और एक एपैरेटस होता है। तो इन दोनों में से क्या होता है, एक सिनर्जिड में से जो फिलिफॉर्म एपैरेटस होता है पूरी सिनर्जिड जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। दो सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड खत्म हो जाती है। हमें पता है कि सिनर्जिड क्या करती है, वो एक ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है कि पॉलन ट्यूब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब जब पॉलन ट्यूब यहाँ पर आ चुकी है तो पॉलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। तो पॉलन ट्यूब को रास्ता देने के लिए ये जो एक सिनर्जिड होती है वो डीजनरेट हो जाती है और इस डीजनरेटेड सिनर्जिड में से ही ये पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं। अब ये पॉलन ट्यूब के अंदर हमें पता है कि दो मेल गैमीट होते हैं और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें भी बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब क्या होता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और ये दोनों फ्यूज होके एक 2n न्यूक्लियस बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये क्या होता है, एक मेल गैमीट तो फ्यूज करता है इस एग सेल के साथ, ये जो हम बोल रहे थे एग सेल या फिर फीमेल गैमीट, तो एक तो फ्यूज करता है मेल गैमीट इसके साथ, यानी एक मेल गैमीट एन हो गया प्लस एग सेल वो भी एन हो गई। इन दोनों के फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। जब एक मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी, यानी कि फर्टिलाइजेशन। और एन मिलकर बनाते हैं 2n जाइगोट, यानी मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। अब एक गैमीट तो हो गया इसके साथ फ्यूज। अब जो दूसरा गैमीट होता है वो क्या करता है, वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। अब ये पोलर न्यूक्लियाई तो खत्म हो गई, ये दोनों फ्यूज होके 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गए। तो अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा बचा हुआ जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल मीन्स 3, एक एन ये रहा, 2n ये रहा, यानी टोटल 3n का फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इनके फ्यूजन से जो बनता है उसको हम बोलते हैं PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये एक 3n स्ट्रक्चर होती है, n और 2n मिलकर बनाते हैं 3n स्ट्रक्चर। अब एक बार मेल ने फर्टिलाइज किया है एग सेल से और एक बार मेल ने फर्टिलाइज किया है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो क्योंकि यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को हमें मिलता है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ये इस सेल में बना है जो सेंट्रल सेल थी। अब इसका नाम हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्योंकि इसके अंदर एंडोस्पर्म है। ये आगे जाकर क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। और जो जाइगोट बना था मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, वो जाइगोट आगे जाके डेवलप होके बनाएगा एम्ब्रियो। अब ये तो हो गया डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब आगे इनका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, तो उसको फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट मीन्स बाद में, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उन सबको हम इंक्लूड करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो इसमें मेनली हम दो चीजें इंक्लूड करेंगे, एक तो एंडोस्पर्म, दूसरा एम्ब्रियो। तो सबसे पहले है एंडोस्पर्म। अब हमें पता है कि एंडोस्पर्म 3n स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि एक n यानी कि मेल गैमीट और दो सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाकर ये एंडोस्पर्म बनाता है। ये एंडोस्पर्म होता क्या है, ये एक तरीके का फूड रिजर्व मटेरियल है, इसके अंदर बहुत सारा फूड होता है। अब ये फूड क्या होता है, एम्ब्रियो को प्रोवाइड होता है। अब एम्ब्रियो जाइगोट है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो दोनों बने तो साथ में ही हैं फर्टिलाइजेशन से बाद, लेकिन डेवलपमेंट पहले एंडोस्पर्म का होगा। क्यों, क्योंकि ये खाना बना रहा है। तो
एम्ब्रियो जब बड़ा होगा तो उसको खाना चाहिए, तो उसको खाना देने का काम एंडोस्पर्म करेगा। और अगर ये पहले डेवलप ही नहीं होगा तो ये फूड प्रोवाइड कैसे करेगा? इसलिए पहले एंडोस्पर्म का डेवलप होना जरूरी है एम्ब्रियो से पहले। तो कई बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि क्यों एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है एम्ब्रियो से, तो उसका रीजन यही है, सो दैट इट कैन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट होता कैसे। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट 3 तरीके से होता है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हिलोबियल। अब ये न्यूक्लियर का क्या मतलब है? न्यूक्लियर का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बनेंगे, और ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है। कैसे? ये बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन के थ्रू, 3n स्ट्रक्चर है, साथ में ये जाइगोट बना था, ये हमने ऊपर दिखाया है। अब पहले डेवलपमेंट होगा इसका, ये डिवाइड करेगा, तो इसने डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बना लिए। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यानी केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब 2 न्यूक्लियस ने और डिवाइड किया, 2 से 4 बने, 4 से 8, तो इस तरीके से काफी सारे न्यूक्लियस बन गए। तो स्टार्टिंग में तो ये न्यूक्लियस पेरिफेरी पे अरेंज हो जाते हैं और बीच में खाली स्पेस रह जाता है, और धीरे धीरे करके ये पूरी तरीके से उस जगह को फिल कर लेते हैं और पूरा न्यूक्लियस से भर जाता है। और जब एक बार न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो जाता है तो बाद में सेल वॉल बननी चालू हो जाती है, और जो सेल वॉल है वो पेरिफेरी से बनना चालू होती है, यानी पहले स्टार्टिंग में ये जो किनारे वाले न्यूक्लियस है यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे कर ये अंदर की तरफ वॉल फॉर्मेशन बढ़ेगा। तो ये जो बाहर से होता हुआ सेंटर की तरफ वॉल फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और ये होता है न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर का डिवीजन हो, बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो, और एट द एंड ये भी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है कोकोनट वाटर, जो हम नारियल पानी पीते हैं वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म ही होता है। तो वो एंडोस्पर्म लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो कोकोनट की हम मलाई खाते हैं, जो हम चारों तरफ वो व्हाइट से कलर का कर्नल खाते हैं, वो होता है कोकोनट मीट, और वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। देख लेते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है। अब सेलुलर में क्या होगा, सिर्फ सेल्स बनेंगी, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगा। ये था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें डिवीजन हुआ। अब डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियस बने, बट साथ में वॉल का फॉर्मेशन भी हो गया है। ऐसे ही इसमें आगे के डिवीजन में भी वॉल का फॉर्मेशन होता जाएगा और पूरी तरीके से ही सेल्स से फिल हो जाएगा। तो ये होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और इसका एग्जाम्पल है कोकोनट मीट। जो हम कोकोनट में व्हाइट कलर का मटेरियल खाते हैं वो एक्चुअल में सेलुलर एंडोस्पर्म आता है। तो कई बार छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि कोकोनट वाटर का किसका एग्जाम्पल है, तो वो तो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल, और कोकोनट मीट एग्जाम्पल है सेलुलर एंडोस्पर्म का। और थर्ड तरीके का डेवलपमेंट है हिलोबियल। ये हिलोबियल टाइप का जो डेवलपमेंट है, ये हिलोबिएटी फैमिली के मेंबर्स में हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, डिवीजन करके 2 सेल बनाता है। पहला डिवीजन सेलुलर टाइप का है, 2 सेल बनी। इधर वाली सेल को हम बोलते हैं, ऊपर वाली को माइक्रोपाइलर सेल, और नीचे वाली को हम बोलते हैं चेलेजल सेल। अब इसमें से ये जो चेलेजल सेल होती है वो कुछ खास डिवाइड नहीं करती, उल्टा वो डीजेनरेट होने लगती है, और मेन डिवीजन जो होता है इस माइक्रोपाइलर सेल में होता है। अब पहले इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और वो पेरिफेरी पे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। अब पूरी तरीके से ये न्यूक्लियस फिल हो जाएंगे यहाँ पर, और धीरे धीरे करके फिर ये भी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने न्यूक्लियर में पढ़ा था। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये होता है कि 2 सेल बनती है, माइक्रोपाइलर और चेलेजल, और चेलेजल लगभग डीजेनरेट ही हो जाती है और मेन डिवीजन माइक्रोपाइल वाली करती है, जो कि पहले न्यूक्लियर टाइप का करती है, बाद में वो सेलुलर में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं हिलोबियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो ये तो तीनों हो गए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो ये एंडोस्पर्म यूज में ले लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एंडोस्पर्म पूरी तरीके से एम्ब्रियो यूज नहीं लेता और कुछ ना कुछ बचा हुआ रह जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एम्ब्रियो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को यूज में ले लेता है और कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू और उसमें कुछ भी एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहता, तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और इसके एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट, बीन्स। जबकि ऐसे सीड जिसमें बचा हुआ रह जाता है एंडोस्पर्म
आफ्टर डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बावजूद एंडोस्पर्म थोड़ा सा बचा रह जाता है, तो उस सीड को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। और इसके एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, राइस, मेज और बार्ली। ये तो हो गया एंडोस्पर्म। अब सेकेंड चीज जो आती है वो है एम्ब्रियो, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एक तो बना एंडोस्पर्म और अब एंडोस्पर्म की डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो एम्ब्रियो जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है, क्योंकि हमें पता है कि एग सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती है और एग सेल जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज करती है तभी जाइगोट बनता है और वो जाइगोट ही आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। तो यानी कि एम्ब्रियो बनेगा माइक्रोपाइल की साइड। अब इसमें जो हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो मीन्स वही एम्ब्रियो और जेनी मीन्स फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। अब एम्ब्रियोजेनी डायकॉट और मोनोकॉट में अलग अलग होती है, लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है डायकॉट और मोनोकॉट की वो सेम होती है, बस एंड वाली स्टेजेस में डिफरेंस होता है। और हमारे सिलेबस में मेन डायकॉट एम्ब्रियो है तो हम वही पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि डायकॉट एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या होता है, जाइगोट बना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से और ये 2n स्ट्रक्चर होती है। अब जितने भी डिवीजन होंगे वो सारे माइटोसिस होंगे। तो जाइगोट में माइटोसिस हुआ, डिवीजन से 2 सेल बन गई। कौन कौन सी, एक एपिकल सेल और एक बेसल सेल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब इसमें और डिवीजन्स होंगे, तो अब बेसल सेल में डिवीजन्स के बाद बनेगा ये सस्पेंसर। ये सस्पेंसर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है और सस्पेंसर की जो टिप वाली सेल होती है, सबसे ऊपर वाली सेल होती है, वो फूल जाती है और फूल कर एक हॉस्टोरिया बना लेती है। इस सस्पेंसर का फंक्शन होता है कि जो एम्ब्रियो बना है इसको नीचे की तरफ धक्का देना, नीचे की तरफ यानी कि एंडोस्पर्म की तरफ धक्का देना, ताकि एंडोस्पर्म के पास जाकर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। और ये जो एपिकल सेल थी ये डिवाइड होकर बनाती है एम्ब्रियो। स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो बनता है वो लगभग गोल सी शेप का होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब इस सस्पेंसर में तो ज्यादा डिवीजन नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब डिवीजन होगा इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में। अब डिवीजन होते होते इसने इस तरीके की शेप गेन कर ली है, इसको हम बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और उसके बाद और डिवीजन होता जाएगा और डिवीजन होते होते ये बन जाएगा हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। तो इस मैच्योर एम्ब्रियो में सस्पेंसर तो एज इट इज है ही, ये हॉस्टोरियल सेल है। अब ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में हमें ये 2 कॉटिलेडन्स देखने को मिल रहे हैं और ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है। रेडिकल आगे जाकर रूट बनाएगी और प्लूम्यूल आगे जाकर शूट बनाएगा। अब क्योंकि ये डायकॉट है तो यहाँ पर 2 कॉटिलेडन देखने को मिल रहे हैं, और अगर ये मोनोकॉट होता तो यहाँ सिर्फ 1 कॉटिलेडन हमें देखने को मिलता। इस तरीके से डायकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डायकॉट एम्ब्रियो होता कैसा है। तो डायकॉट एम्ब्रियो में एक तो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और प्लस होते हैं 2 कॉटिलेडन्स। इन कॉटिलेडन्स का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जब इस एम्ब्रियो में से आगे जाकर सीडलिंग निकलेगी तो स्टार्टिंग में तो उसको न्यूट्रिशन देने वाला कोई नहीं है, लीफ तो धीरे धीरे बनेंगी, और जब तक लीफ नहीं बनती तब तक ये कॉटिलेडन्स ही होते हैं जो इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो कॉटिलेडन का काम है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये हमें दिखते हैं 2 कॉटिलेडन्स। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल आगे जाकर शूट बनाएगा, रेडिकल आगे जाकर रूट बनाएगी। रेडिकल के नीचे होती है रूट कैप। ये हमें पता है रूट के स्ट्रक्चर में रूट कैप इसको प्रोटेक्ट करती है। और बाकी एक बार हम इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये है एक डायकॉट सीड की स्ट्रक्चर। ये हम ग्राम सीड है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, इस एम्ब्रियो में ये जो एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इस एक्सिस की तरफ दोनों तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ग्रीन कलर की, जिसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स। इस कॉटिलेडन में फूड स्टोर रहता है। कॉटिलेडन और शूट टिप, ये जो टिप वाला पोर्शन होता है ऊपर की तरफ वो शूट टिप और नीचे वाला होता है उसको रूट टिप या फिर रेडिकल। ये शूट टिप और कॉटिलेडन्स के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। ऐसे ही रूट टिप और कॉटिलेडन्स के बीच वाला जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और नीचे ही नीचे होती है रूट कैप। तो इसमें एक तो हाइपोकोटाइल होता है, एक एपिकोटाइल होता है, एक शूट टिप होती है, रूट टिप होती है और 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, और इस पूरे को हम बोलते हैं एम्ब्रियो एक्सिस। ये तो हो गया डायकॉट एम्ब्रियो। अब एक बार मोनोकॉट एम्ब्रियो देख लेते हैं।
अब मोनोकॉट को हम मोनोकॉट क्यों बोलते हैं? मोनो मीन्स सिंगल और कॉट मीन्स कॉटिलिडन, यानी ऐसा एम्ब्रियो जिसमें केवल एक कॉटिलिडन हो। अब डायकॉट में तो 2 होंगे, लेकिन मोनोकॉट में केवल एक कॉटिलिडन होगा। अब इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं तो उसमें हमें स्क्यूटेलम दिखाई देता है, यानी इसका जो कॉटिलिडन होता है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, और ये एम्ब्रियो एक्सिस के लेटरल में सिचुएटेड रहता है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है सीड में, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। स्क्यूटेलम होता है, आगे हम सीड पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। और रूट कैप जो होती है वो एक शीट के थ्रू कवर रहती है और उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। ऐसे ही जो शूट टिप होती है और लीफ प्राइमोर्डिया होती है वो एक शीट के थ्रू कवर रहता है और उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। यानी कोलियोप्टाइल होती है शूट के ऊपर और कोलियोराइजा होती है रूट के ऊपर। तो ये तो हो गया पूरा पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये एम्ब्रियो में आगे जाकर कैसे क्या सीड वीड क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके बाद बस एक वीडियो और है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए 30K बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।